हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स देखो, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये वाला आरटीआई का रिप्लाई दिखाया था और इसमें जो डाटा था वो चंडीगढ़ की तरफ से रिलीज़ किया गया था कल ही की डेट में। और देखो, इस आरटीआई को लेकर काफ़ी लोगों को डाउट है, मतलब कुछ लोगों को तो डाउट इसके रिगार्डिंग है कि आरटीआई फेक है और कुछ लोगों को ये आरटीआई का रिप्लाई समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, हालांकि कल वाले वीडियो में मैंने देखो, मैं हमेशा वीडियो छोटी बनाता हूँ इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करता हूँ, मेन पॉइंट आपको बताता हूँ। तो काफ़ी लोगों को वो चीज़ें समझ नहीं आई, तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन इस वीडियो में दूंगा कि क्या ये आरटीआई जो 34% अटेंडेंस दिखा रहा है, अगर इसको आप पूरे को काउंट करेंगे और परसेंटेज में निकालेंगे तो ये पाँचों फेज़ का जो अटेंडेंस आ रहा है ना वो 34% के अराउंड आ रहा है। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर जो है डाउट हो रहे हैं, काफ़ी सवाल भी हैं, वो इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। कट ऑफ बहुत लो रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको मैं थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, बहुत ही यूजफुल जानकारी आपको मिलेगी। अटेंडेंस के क्या प्रभाव पड़ेंगे और किस तरह से 40-50 वालों का भी सिलेक्शन होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, बिना कट किए वीडियो को कंप्लीट देख लेना। उससे पहले मैं आपको दिवाली का जो एक्स्ट्रा दिवाली ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक पे, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। फ्यूचर में भी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये 28 तारीख तक आपका कूपन वैलिड है। इसमें जो आपका 349 रुपये प्राइस था उसको कम करके 315 रुपये कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर एसएससी सीजीएल के 226 लेटेस्ट पैटर्न मॉक जो हैं और 1148 टोटल मॉक इन्होंने अपलोड कर दिए हैं, यानी कि सीजीएल वाले भी यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। EG10 कोड का अगर आप यूज़ करेंगे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, सबसे पहला सवाल है कि जो कल का जो आरटीआई था, क्या ये आरटीआई फेक है? देखो, मैं आपको बता दूं, ये आरटीआई पूरी तरह से सही है, बिल्कुल भी फेक नहीं है, ना ही ये एडिटेड है। इसमें जो डाटा दिया गया है वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला सवाल तो जिनका ये था कि आरटीआई फेक है, आरटीआई फेक नहीं है, आरटीआई पूरी तरह से जेन्युइन है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर इसमें जो डाटा दिया गया है ये डाटा किस प्रकार से है, क्योंकि चंडीगढ़ जोन का जो एग्जाम हुआ था वो 3rd फेज़ में हुआ था और यहाँ पर चंडीगढ़ ने 5 फेज़ का जो रिप्लाई दिया है, ये क्या है? देखो, इसको समझो। अभी तक आपको पता है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम है ना वो टोटल 5 फेज़ में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि चंडीगढ़ रीजन जो है, चंडीगढ़ रीजन आपका दिल्ली से इधर स्टार्ट होता है और इधर ये पठानकोट तक जाता है, शिमला तक जाता है, ये पूरा आपका चंडीगढ़ रीजन होता है। इस बार ये आपका दिल्ली करके भी आया है, लेकिन दिल्ली चंडीगढ़ बेसिकली एक ही रीजन है। तो इन्होंने जो डाटा दिया है ये पूरा दिल्ली रीजन का दिया है, यानी कि पूरे चंडीगढ़ रीजन का दिया है। इसमें जितने भी एग्जाम सेंटर हैं, जितने भी आयन डिजिटल जोन हैं, जितने भी टीसीएस के सेंटर हैं, उन सभी सेंटर्स पर कितने स्टूडेंट को बुलाया गया था और वहाँ पर कितने स्टूडेंट आए हैं, ये डाटा है 5 फेज़ का। अब इसमें जो स्टूडेंट है ना, ये सिर्फ किसी एक जोन के नहीं है। जैसे आपका फेज़ 1 में उन्होंने बताया कि भाई हमने 68,184 स्टूडेंट बुलाए गए थे, जिसमें से आपके 33,572 स्टूडेंट आए हैं। तो ये जो 33,000 स्टूडेंट आए हैं ना, ये सभी जोन के मिक्स हैं, यानी कि चंडीगढ़ रीजन में जितना भी एग्जाम सेंटर लगा था उसमें ये सारे मिक्स हैं। तो कुछ लोगों को तो ये आरटीआई समझ ही नहीं आ रहा था। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा। ये 5 फेज़ का आपका जो है रीजन का पूरा डाटा है। अब ये रीजन के डाटा से आप क्या समझ सकते हैं? देखो, इसको अगर आप पूरे कैलकुलेट करेंगे 34% के अराउंड ये अटेंडेंस निकल रहा है। ठीक है, इससे पता ये लगता है कि देखो, चंडीगढ़ रीजन आपको पता है कि सबसे बड़ा रीजन आप कह सकते हैं चंडीगढ़ का। इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत सारा एरिया आता है, तो ये वाला रीजन काफ़ी बड़ा है। अगर इस रीजन में सब सेंटर्स पर मात्र 34% स्टूडेंट ही आ रहे हैं तो बाकी के जो जोन है, जैसे आपके साउथ वाले जोन है, दूर दूर जिनका सेंटर्स लगा था, तो वहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हैं कि अटेंडेंस कितना रहा होगा। कहीं ना कहीं इससे कम ही रहने की उम्मीद है, ज़्यादा रहने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक मिडल का रीजन है। आपका जो दिल्ली वाला रीजन है ना, मिडिल वाला रीजन है, यहाँ पर फिर भी एग्जाम देना थोड़ा आसान होता है। मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देखें या फिर इधर स्टूडेंट देखें, आपको पता है दिल्ली में बहुत लोग तैयारी करते हैं, यूपी में इलाहाबाद में तैयारी करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन यहाँ भी 34% स्टूडेंट आए हैं, तो बाकी जोन में आप आइडिया लगा सकते हैं। अब उम्मीद करता हूँ ये आरटीआई तो आपको समझ आ गई होगी, भाई आरटीआई क्या है, इसमें डाटा दिया गया है वो क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, जो 34% अटेंडेंस है वो बिल्कुल सही है और आपकी अटेंडेंस पहले से बहुत कम रही है। 2018 की बात करूँ तो अगर ऑन एन एवरेज भी देखा जाए 60 से 65% अटेंडेंस उस टाइम पर रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये तो आधी अटेंडेंस हो जाती है। अब बात करते हैं कि भाई कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, वैसे तो मैं हमेशा एक बात आपको बोलता हूँ कि अटेंडेंस से कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इनडायरेक्टली ना यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? देखो, वैसे तो मैंने शॉर्ट में कल भी बताया था कि भाई अगर क्वालिटी कैंडिडेट्स जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं किसी कारण से, तो कट ऑफ पर डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखो यार, अगर एक बढ़िया पढ़ने वाला स्टूडेंट जिसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो ग्रुप डी पेपर देने नहीं गया, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा जो आपका कॉम्पिटिटर था वो पहले ही बाहर हो गया, तो फर्क पड़ता है। और ये अटेंडेंस कम है ना, इसमें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छी क्वालिटी के थे, जिनकी तैयारी अच्छी थी,
जिन्होंने एग्जाम छोड़ा है, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी भर्ती 3 साल से चल रही है, इस बीच में बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं, आपके स्टेट के बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं, कहीं ना कहीं क्वालिटी कैंडिडेट्स इसमें कम हुए हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि बिना डाटा के मैं बात नहीं करता हूँ, पूरा डाटा दिखा के मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स कम हुए हैं, और क्योंकि क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स कम हुए हैं तो उस क्वालिटी के कारण थोड़ा बहुत आपकी कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ 10-12 नंबर का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का प्रभाव आपकी कट ऑफ पे पड़ सकता है। अब देखो 3 बड़े रीजन आपको पहले से ही पता है कि भाई इस बार वैकेंसी ज़्यादा है 2018 के मुकाबले, अटेंडेंस आपने देखा पिछली बार से आधा हो गया है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है लो कट ऑफ का, वो है पेपर का डिफिकल्टी लेवल। इस बार जैसा पेपर आया था, पिछली बार ऐसा पेपर नहीं था। पिछली बार पेपर बहुत इजी वे का था, सिंपल क्वेश्चंस थे। इस बार आप लोगों ने देखा ही है कि क्वेश्चन किस तरह के थे। तो पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए आप कह सकते हैं कि भाई पेपर बहुत सारे स्टूडेंट से, अच्छे स्टूडेंट से भी ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हुए हैं, और NTPC में जिन्होंने एग्जाम दिया था वहाँ पर अच्छे मार्क्स बने थे, लेकिन वो भी ग्रुप डी में काफ़ी हद तक परेशान हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई पेपर डिफिकल्ट होने की वजह से भी कट ऑफ आपका लो जा सकता है। अब देखो मैं आपको बता दूं, यूआर को अगर हम छोड़ देते हैं, यूआर को इग्नोर कर देते हैं, तो 40-50 नंबर वालों का भी सिलेक्शन होगा ओबीसी में, SC और ST और EWS में। अब यूआर को मैं छोड़ने के लिए क्यों बोल रहा हूं, देखो क्या होता है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी जोन में, अगर आप अपने जोन के टॉपर है ना, तो आप ऑटोमेटिकली यूआर में काउंट हो जाते हो। इसलिए यूआर का कट ऑफ सभी जगह, सभी वैकेंसीज में थोड़ा ऊपर जाता है, ठीक है ना। ये रूल आप कह सकते हैं कि भाई हाईएस्ट मार्क्स वाला यूआर में काउंट हो जाता है। तो यूआर का कट ऑफ तो अगर आप छोड़ देते हैं, तो ओबीसी, SC ST वालों का 40-50 वालों के भी पूरे चांसेस है। मैं आपको बता दूं, पीईटी के लिए आपको कॉल आएगा, तो डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। पीईटी की तैयारी करते रहो, इवन 40 नंबर वाले भी तैयारी करते रहो। और मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें सबसे बड़ा खेल अभी नॉर्मलाइजेशन का बाकी है। 40 वाला 50 पर और 50 वाला 50 तक ही रह सकता है, ऐसा भी संभव है। तो नॉर्मलाइजेशन का वेट आप करना होगा और अपनी तैयारी आप करते रहो। पीईटी की डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, अटेंडेंस का प्रभाव बताया, आरटी के बारे में बताया। अभी भी अगर आपको कोई शंका है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बाकी मेरा यही कहना है कि भाई 40, 45, 50 वाले स्टूडेंट भी अभी डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो। आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कुछ भी हो सकता है। उसके बाद पीईटी में भी काफ़ी स्टूडेंट रिजेक्ट होते हैं, तो पीईटी में अगर अच्छे नंबर वाला रिजेक्ट हो जाता है तो नीचे नंबर वालों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो काफ़ी सारे रीजंस यहाँ पर बनते हैं। बाकी आपकी लाइफ है, आप कैसे इन चीज़ों को देखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीज़ें सही हैं, और मेरे अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए पीईटी की। बाकी आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।